अब्बू की माली मुश्किलात के सबब मुझे 18 साल की उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी। 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के सबब घर की जिम्मेदारियों का एहसास मुझे ही करना था और यूं मैं मैट्रिक से आगे तालीम को मजीद से जारी ना रख सका। उस वक्त 3,000 की रकम भी बड़ी भारी लगती थी, जो पूरा महीना काम करने के बाद मेरे हाथ में आती थी। जिंदगी में थोड़ा सुधार पैदा होना शुरू हो गया। 3 सालों में ही एक बहन की शादी कर दी। रिहाइश शुरू से ही दादा के घर में थी। दादा दादी, फूफी और चचा की कफालत भी अब्बू की जिम्मेदारी थी, लेकिन चचा ताया की तरफ से जायदाद में हिस्सा मांगने पर दादा का घर छोड़कर किराए पर घर लेना पड़ा। अब मुझसे छोटे भाई ने भी नौकरी शुरू कर दी थी। जिंदगी के 5 साल पलक झपकते बीत गए। मेरा मिजाज थोड़ा सा आशिकाना था। मोहल्ले की एक लड़की से अफेयर चला, जो कि मंगनी तक पहुंच गया। मंगनी करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि लड़की का नाम मेरी वजह से ज़माने की ज़बानों पर था और मुझे यह हरगिज़ गवारा ना था कि कोई मेरी वजह से बदनामी की कालक अपने मुंह पर मल ले। जानवर भी घर में पाला जाए तो मोहब्बत ही हो जाती है। वो तो फिर इंसान थी। रफ्ता रफ्ता दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। 6 साल बाद बगैर कोई वजह बताए उनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। भरी जवानी में दिल पर रोग लग गया। रातें जाग कर कटने लगीं और दिन परेशानी में गुजरने लगे। इस दौरान छोटे भाई का रिश्ता भी तय हो चुका था। भाई की ससुराल से शादी के लिए जोर दिया जाने लगा तो घर वालों ने मुझसे कहा कि शादी करो, मगर मैं फैसला कर चुका था कि अब शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अब हर लड़की बेवफा लगने लगी थी। सांप डसता तो शायद जहर निकल जाता, मगर मोहब्बत ने डसा था। जहर रगों में फैला हुआ था। शादी इस जहर को कैसे मेरे वजूद से अलग कर सकती थी। दूर अंदेश होने के सबब 100 तरह से सोचा कि आने वाली जिंदगी में क्या क्या मसाइल मुझे दरपेश आ सकते हैं। अक्ल ने कहा कि कल अगर बहन भाई तुम्हारे ना हुए तो क्या करोगे। दिल ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं इस काबिल हूँ कि खुद गुजर बसर कर सकता हूँ। दरअसल फैसले हमसे वक्त करवा रहा होता है और हम समझते हैं कि फैसले करने वाले हम हैं। और वो वक्त ही ऐसा था जब खुद पर यकीन ज्यादा था तो अपने फैसले पर कायम रहा कि शादी नहीं करूंगा। मजबूरन घर वालों को छोटे भाई की शादी करना पड़ी। जिंदगी की 29 बहारें देख चुका था और दिल पर चोट खाने के बाद 29 दिन भी दिल जीने को नहीं चाहा। लेकिन जिन रिश्तों ने मेरे पैरों में जिम्मेदारियों की जंजीरें डाल रखी थी, उन्हीं रिश्तों के चेहरे मुझे जीने की सजा दे रहे थे। मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का शौक और अदब से लगाव था। नौकरी जो मिली थी वो भी एक अदबी रिसाले में। हाथों ने कलम पकड़ना सीख लिया। अपने लगाव के सबब जल्द ही फसाने लिखने लगा। मैं जिंदगी में अपने कलम के जरिए आगे बढ़ना चाहता था। अदबी रिसाले में नौकरी करते हुए भी अदबी रिसाले का हवाला दिए बगैर अपने अफसाने छापने भेजता। कभी भी रिसाले को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अफसाने छपना शुरू हो गए। मैं बेवफाई के दर्द को अफसानों में ढालने लगा था। भाई के यहाँ पहला बेटा हुआ तो घर में रौनक लग गई। महंगाई बढ़ती जा रही थी तो रिसाले की नौकरी को खैर बात कहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। तनख्वाह पहले के मुकाबले में ज्यादा थी। आमदनी बढ़ी तो अखराजात भी बढ़ गए। एक एक करके सब आसाइशें मुयस्सर आने लगी। घर में खुशहाली आ गई। ऐसे में मेरी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। मिलने वालों में से एक लड़की मुझ पर आशिक हो गई। बात शुरू तो दोस्ती से हुई थी। वो मेरे दर्दनाक माजी से पूरी तरह वाकिफ थी। कहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहारें भरना चाहता हूँ। मैं जो बेवफाई का जख्म दिल पर खाए बैठा था, अब फिर से किसी की मोहब्बत के वादे सच कैसे मान लेता। लेकिन जल्द मुझे ये एहसास हुआ कि वो लड़की सच्ची है। वक्त फिर अपनी मर्जी का फैसला मुझसे लेने के लिए बेताब हुआ जा रहा था और मैं अक्ल और दिल की जंग में लगा था। अक्ल ने दलीलें देना शुरू कर दी थी। कहता था भाई के 2 बच्चे हो चुके हैं और तुम शादी नहीं करते। माँ बूढ़ी होती जा रही है। छोटी बहन की शादी करोगे तो क्या भावज पर बोझ बनोगे। दिल ने भी अक्ल की तायद की और दिल तो वैसे भी नई लड़की की मोहब्बत भरी बातों को सच मानने के लिए तुला बैठा था। कमबख्त ने अक्ल का साथ देकर वक्त की मर्जी का फैसला करवा दिया। रूप माया नाम था उसका। नाम से ज्यादा प्यारी वो खुद थी। लंबी घनी जुल्फें, खूबसूरत नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मोहब्बत की हजारों दास्तानें पोशीदा थीं। गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, गोरी रंगत, उस पर
उल्टे गाल पर छोटा सा तिल, संगर मरमर से तराशा हुआ बदन, गुलाबी गुलाबी से खूबसूरत पैर, वो सर से पैर तक कुदरत का शाहकार थी। मुझे शायद तारीफ करना नहीं आती, वो हजारों में नहीं लाखों में एक, या शायद खैर वो बाहर के खुशगवार झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आ गई। मुझे जीना अच्छा लगने लगा, जिंदगी जिंदगी नजर आने लगी। छोटी बहन एमए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगी, छोटे भाई भी नौकरियां करने लगे। रूप माया से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी के लिए 1 साल का वक्त लिया गया। उस 1 साल में घर के माहौल में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। मेरी कंपनी खसारे में जा रही थी तो तनख्वाह महीना महीना भर लेट होने लगी। घर का बजट बहन के हाथ में था, वो तकाजे करती तो उधार लेकर उसके हाथ पर रख देता। अम्मी बीमार रहने लगी थी। भावज ने घर के कामों को कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। बहन स्कूल से आने के बाद सारे घर के काम भी ड्यूटी की तरह अंजाम देने लगी। चिड़चिड़ाहट उसके मिजाज में आ गई। शादी की उम्र में पहुंचकर अच्छे रिश्ते का इंतजार और साथ में नौकरानी की तरह घर का पूरा काम अकेले करना। मैं अपना कोई अफसाना लिखकर बहन से राय लेने की कोशिश करता तो वो झटक देती है सारा दिन की थकी हारी अब रात में जाकर लेटी हूँ तो अफसाना पढ़ने बैठ जाऊं। उसके इस जवाब देने पर मुझे तकलीफ होने लगी। मेरे घर में मेरा लिखना किसी के लिए भी कोई मानी ना रखता था। कभी किसी ने मेरा अफसाना पढ़ने की कोशिश ही ना की। किसी से कभी मेरे अफसाने लिखने के मौजू पर कोई गुफ्तगू हुई, मुझे ऐसा लगने लगा कि लिखना कोई जुर्म है या मेरे लिखने से मेरे घर वालों की इज्जत कम हो जाती है। मैं सोच सोच कर कुड़ने लगा। मैं हसास तबीयत का मालिक था, वैसे भी लिखने वाले हसास ही होते हैं। मैं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाला इंसान हूं तो छोटी छोटी बातें मुझे तकलीफ देने लगी। छोटे भाई आते जाते कहने लगे कि भाई आपके पेपर्स और किताबें चारों तरफ फैले पड़े रहते हैं। मुझे इस जुमले में भी तंज लगता। मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी और मेरे अपने घर वाले मेरे लिखने को मायूब तस्वुर करते थे या उनको एहसास ही नहीं था कि वो मेरी सोच को ख़राब कर रहे हैं। रूप माया से बात करना मेरे लिए जुए शेर लाने के मुतरादी था। रूप माया खुद भी मशरकियत की जीती जागती तस्वीर थी और उसके घर वाले भी उसके मुझसे बात करने को अच्छा नहीं मानते थे। तो दिन भर बात करने पर कर्फ्यू रहता, जिसमें एक पल की भी नरमी नहीं होती। रातों को जाग कर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि रूप माया रात को भी जल्दी सो जाती थी तो मुझे उससे बात करने के लिए रात जागना पड़ता। अगर बात करनी हो तो रात के 2 बजे रूप माया को खुद जाग कर जगाना पड़ता। मेरी अक्सर रातों की नींद खराब होने लगी। सेहत मुतासिर होना भी लाजमी बात थी तो सेहत भी मेरा साथ छोड़ने लगी। रूप माया की एक बहन अफसाने पढ़ने की शौकीन थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर उससे बात करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं, मेरी तरह उसको भी मुझ पर भरोसा हो गया था। दिल की साफ इज्जत और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो रिश्तों को निभाना जानती थी और मेरी तरह ही धोखा खाए बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर कर लेते थे। यूं हम दोनों की खूब जमने लगी। पिछली मोहब्बत की जुदाई मुझे सिगरेट का आदी बना गई थी, मगर रूप माया ने मेरी इस आदत को भी छुड़वा दिया था। मैं अपने आप को इसकी सोच के मुताबिक ढालने लगा। मोहब्बत का तकाजा भी यही था। मैं दिलो जान से रूप माया को चाहने लगा था, उसकी हर खुशी का ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मशकियत बसा औकात मेरे लिए मसाइल पैदा करने लगी। 1 से 2 साल हो गए मगर शादी के असबाब पैदा ना हो सके। रूप माया के घर वाले माली मसाइल का शिकार थे। मैं उसकी फैमिली को भी दिलो जान से अपना बना बैठा था तो ऐसे में दामाद नहीं बेटा बन के सब्र करता रहा। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में आ चुका था उस हिस्से में जीवन साथी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे भी रूप माया की कमी का एहसास दिन ब दिन सताने लगा। शायद दूरी के कर्म में रूप माया भी चिड़चिड़ाहट का शिकार हो चुकी थी। रात के पिछले पहर आधे घंटे की बात में लड़ाइयाँ होने लगीं। रूप माया की वजह से लड़ाइयों से तंग आता तो हाथ शेविंग किट से ब्लेड निकाल लेते। गर्दन पर ब्लेड फेरने की कोशिश करता तो कम वक्त अक्कल रूप माया का नाम लेकर रोक लेती, मगर जज्बातियत और तबीयत में पैदा हो जाने वाला गुस्सा सीने या पेट पर ब्लेड फेर देता। खून के फवारे छूट पड़ते तो घर वालों के सोए होने की वजह से किसी को भनक ना पड़ती, खुद ही खून साफ करके कुछ लगा लेता। फिर अगले दिन वही रात का इंतजार। दिन जैसे तैसे दबे कदमों से गुजर जाता और रात फिर क़यामत की रात होती। रूप माया की बहन भी अक्सर औकात मुझे नज़रअंदाज करने लगी थी। मेरे कई कई बार फ़ोन करने पर भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती। हफ्तों गुजर जाने के बावजूद उसको ये ख्याल नहीं आता कि मुझे फ़ोन करके पूछ ले कि आप की कॉल क्यों आ रही थी, क्या काम था, मगर वो ऐसा ना करती। मेरी माँ की सख्त बीमारी पर भी
कोई देखने ना आता, कभी भूले भटके फ़ोन पर खैरियत ले लेते। मुझे लगा जैसे मेरे साथ सौतेली माँ वाला सलूक होने लगा है। मैं सोचने लगता कि क्या ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते। मेरी कुढ़ान मज़ीद बढ़ने लगी। इसी अज़ियत भरी ज़िंदगी को गुज़ारते मज़ीद 2 साल गुज़र गए। कंपनी के मामलात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। ऐसे में बहन जब तनख्वाह का तकाज़ा करती तो समझ नहीं आता क्या करूं। वो अपनी जगह ठीक थी कि घर का बजट चलाना मुश्किल हो जाता था, मगर गलत मैं तभी नहीं था जो उस बड़े वक्त में बहन भाइयों से ये उम्मीद करता था कि वो मेरा हौसला बढ़ाएंगे। वो मुझे कहेंगे कि भाई, अच्छे बुरे दिन आते ही रहते हैं, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर हौसला तो ना बढ़ा, तकाजे बढ़ते गए। उलझनों से निजात के लिए फिर सिगरेट में पनाह तलाश करना पड़ी। मेरी शादी तो शायद मेरे घर वाले भी भूल चुके थे। ये शायद एक पन दो काज के चक्कर में इंतजार कर रहे थे। सच पूछे तो चाहता भी मैं यही था, लेकिन मेरी और बहन की उम्र में बहुत फर्क था। मैं खुद भी यही कोशिश करने लगा कि दोनों की शादी साथ हो जाए, लेकिन शायद अभी कुछ देर और बाकी थी। बहन का नसीब खुलने में अम्मी की बीमारी हद से बड़ी तो घर के हर काम से रोक दिया गया। बहन की टीचिंग जारी थी, शायद उसके पीछे भी पैसे की मुश्किलात थीं, और बहन समझदार होने के सबब भाइयों का हाथ बटा रही थी। मेरे लिए यहाँ नई परेशानी ने जन्म ले लिया। मुझे रोजाना नाश्ता खुद निकालना पड़ता अपने लिए। काम तो बहुत छोटा सा था कि चाय गर्म करो और ब्रेड के 3 पीस खाकर काम पर चले जाओ, मगर मेरे लिए ये राई का पहाड़ बना हुआ था। जिंदगी में कभी इस तरह के कामों को हाथ नहीं लगाया था तो मुश्किल लगने लगा। भावज इस बात से ला ताल्लुक ही रही कि जेठ को भी नाश्ता करना होता है, और सच कहूँ तो मैंने ऐसा कभी चाहा भी नहीं था कि वो मेरे लिए अपनी नींद खराब करे और मुझे नाश्ता बना कर दे। मुश्किल हालात में दोपहर 200 रुपए खर्च करके खाना खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल अमल था, तो दोपहर भूखा रहकर गुजार देता। अब मुझे रूप माया की कमी शिद्दत से सताने लगी कि काश होती तो मेरे लिए नाश्ता बना होता। दोपहर का खाना बहुत मोहब्बत से मुझे साथ दिया करती। आज जो मैं हफ्ते हफ्ते भर कपड़े तब्दील सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता कि मेरी बहन पर मजीद बोझ बढ़ जाएगा। रूप माया के होने से मेरे कपड़ों की परेशानी भी मिट जाती। मैं रातों को तन्हाइयों में रोने लगा, मगर मेरे आंसू देखने वाला था ही कौन। दिसंबर आया तो क़यामत साल लेकर आया। बर्फ जैसी ठंडी रातों में अकेलेपन का नाग मेरे सीने पर आकर बैठ जाता। उन बर्फ रातों में पहली बार बदन में अजब की ख्वाहिशें जागने लगी। मैं मर्द था और उम्र के इस मकाम पर जहाँ नफ्स के बेलगाम घोड़े को लगाम देना मुश्किल हो जाता है। मुझे अब समझ आया कि ये ख्वाहिशें हैं क्या। जिस्म जवान था और खून गर्म। जिस्म को लिहाज से ज्यादा बाहों की जरूरत महसूस होने लगी। होंठ जिद करने लगे कि सिगरेट से काम नहीं चलेगा। बदन में आग रहने लगी। आग भी वो जो सिर्फ मुझे जला रही थी। धुआं तक किसी को नजर ना आता था। हालात से लड़ना तो मुश्किल ही है, मगर इससे कहीं ज्यादा मुश्किल नफ्स से लड़ना है। हालात से तो बरसों से लड़ रहा था, मगर बुशरा तकाजे सिर्फ मेरे लिए अजाब बन गए थे। अकेलेपन का नाग मेरे सीने पर मुस्तकिल बैठ गया था, और कुछ दिनों से तो उसने जुबान भी बाहर निकाल ली थी। इस तमाम सूरत हाल में मैं नफ्सियाती मरीज बनकर रह गया। घर वालों से बात बात पर उलझने लगा। काम की तरफ से भी दिल उचाट हो गया। लहजे में सख्ती आ गई और दिमाग सिर्फ मनफी बातें सोचने लगा। मेरे बहन भाइयों ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं नफ्सियाती मरीज हो गया हूँ। रूप माया से मालूम हुआ कि घर वाले जहेज जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सूरत बनती नजर नहीं आती। अभी शायद 1 डेढ़ साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। जहां हमने एक दूजे का 3 साल इंतजार किया, वहां ये थोड़ा सा अरसा भी हम मिलन के इंतजार में गुजार लेंगे। कहती तो वो ठीक थी, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। मगर मैं इस काले नाग का क्या करूं? ये जवाब तो मैं उससे भी ना ले सका। रूप माया की बहन से शादी के मुतल्लिक बात करके मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मैं अपने बाजुओं पर यकीन रखता हूँ, रूप माया के लिए सब कुछ खुद से बना लूंगा। लेकिन उसका भी वही जवाब था कि आपकी सोच काबिल तारीफ है, मगर लोगों की जुबानों का क्या इलाज किया जाए। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम जमाने भर को जवाब देते फिरेंगे। बेटी को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि देखो बहन, मेरी उम्र 34 साल हो गई है। 2 साल मजीद शादी में है, मजीद नहीं लगाओगे तो 36 साल। फिर 2 साल बाद अल्लाह औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा इंशाअल्लाह, तो मैं 38 का हो गया होऊंगा। जब जवानी 55 साल बूढ़े के रूप में बदल जाएगी तो मौत करीब नजर आने लगेगी। ना औलाद की खुशियां देख सकूंगा और ना उनके लिए कुछ कर सकूंगा। और मैं रूप माया के लिए भी तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं उसको भी तो कुछ ना दे सकूंगा, मगर मेरी बातें उसकी समझ से बाहर थीं।
ना समझना था ना समझी, या समझ तो गई थी लेकिन बेचारी मजबूर थी। हर रात वो अकेलेपन का काला नाग मेरे सीने पर आकर बैठ जाता। ऐसे मोड़ पर अमूमन लोग नाग को कुचलने की कोशिश करते हैं, बुशरा तकाजे पूरे करने के लिए हरामकारी पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे कुरान पाक की इस आयत का मफहूम अब समझ आया, जिसमें कहा गया है कि लड़का और लड़की बालिग हों तो फौरन निकाह कर दो। कुरान बैंक बैलेंस और अच्छी नौकरी की तो बात ही नहीं करता। हमारे माशरे में लोगों ने निकाह को जब से मुश्किल बनाया है, जना आसान हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने सादा से काम को मुश्किल बनाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे घर वालों ने मेरी नफ्सियाती कैफियत के सबब मुझे इलाज की घर से अस्पताल में दाखिल करवा दिया। नाग मेरे सीने पर रोज़ाना आकर बैठ जाता है, वही अपनी ज़ुबान निकाले। चाहता तो मैं भी अपने अकेलेपन के काले नाग को कुचलने के लिए थोड़े से पैसों में अपने बुशरा तकाज़े पूरे कर लेता, चाहे जुज़ वक़्ती ही सही, मगर रूप माया से पक्की मोहब्बत करता हूँ तो मौत को गले लगा सकता हूँ, लेकिन उसके एतमाद को तो नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार भी जाऊँ मगर नफ्स की जंग जीत जाऊँगा। इंशाअल्लाह। काला नाग अभी भी मेरे सीने पर बैठा हुआ है, वही खतरनाक सी ज़ुबान निकाले। अकेलेपन का ये काला नाग मेरी जान ले सकता है, मगर फिर भी अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करूँगा। जानते हैं ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आप देख लें कहीं आपकी औलाद के सीने पर भी तो ऐसा ही अकेलेपन का काला नाग तो नहीं बैठा, क्योंकि हर कोई मेरी तरह इस अकेलेपन के काले नाग से मुकाबला नहीं कर सकता। लोग हार जाते हैं, फिर वही होता है, माँ बाप औलाद के बिगड़ने का शिकवा करते नजर आते हैं, बेरारवी की दुहाइयाँ देते हैं, माशरे और मीडिया को कोसते हैं, मगर जो काला नाग वो अपने बच्चों के सीनों पर खुद ला कर बिठा रहे हैं वो नज़र ही नहीं आता।